गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं F11 के बारे में, यानी कला सामयिक शिक्षा के बारे में, जिसमें आज हम यूनिट 2 कवर करेंगे, प्रदर्शन कला। इसके अंतर्गत सारे टॉपिक हम इसमें आज कवर कर लेंगे इस वीडियो में। यूनिट 3 हमारे यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रदर्शन कला क्या है। ठीक है, तो प्रदर्शन कला को हम निष्पादन कला भी कहते हैं। तो वे कलाएं जिन्हें शरीर, अंग, संचालन, गायन, नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शन कलाएं कहलाती हैं। कहने का अर्थ है ऐसी कलाएं जिसे हम अपने शारीरिक अंग के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, वो प्रदर्शन कला कहलाती है, निष्पादन कला कहलाती हैं। इसके अंतर्गत वो कलाएं आती हैं जिसे हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक, कहने का अर्थ है प्रदर्शन कला वैसी कला है जिसे हम बोलकर प्रदर्शित करते हैं या फिर शारीरिक अंग के माध्यम से, जैसे संगीत, नाटक, नृत्य, कठपुतली, कहानी या भाषण देना आदि आ जाता है। कला का संबंध हमारे लोक संस्कृति से है, वेशभूषा से, त्योहारों से है, मानव क्रियाएं जिसमें आती हैं। ठीक है, अगर हम कला की बात करें, कला मुख्य रूप से जो है लोकाचारों के व्यवहार की उत्पत्ति ही मानी जाती है। हमारे दैनिक जीवन में हर घटनाओं में कला जो है अभिव्यक्त है। अब हम बढ़ते आगे देखते हैं रंगमंच क्या है। ठीक है, तो रंगमंच का अगर बात करें तो रंगमंच का अर्थ है वह स्थायी जगह जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कलाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे नाटक, संगीत, यानी कि स्टेज हम कह सकते हैं इंग्लिश में। रंगमंच जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है रंग और दूसरा है मंच। रंग कहने का अर्थ है विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, कलाएं आदि, और मंच का अर्थ है एक चबूतरा, एक ऊंचा स्थान जहाँ पर प्रस्तुति प्रस्तुत की जाती है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा में रंगमंच की जो है उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसे दो भाग में बांटा गया है। एक है इंद्रियों के आधार पर, एक है प्रौद्योगिकी के आधार पर, मतलब टेक्नोलॉजी, और एक इंद्रियों। तो अगर हम बात करें तो इंद्रियों के आधार पर तो ये चार हैं: श्राव्य साधन, दृश्य साधन, श्राव्य दृश्य साधन, क्रियात्मक साधन, और प्रौद्योगिकी में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। चलिए इसे हम डिटेल में एक बार देखते हैं। तो इंद्रियों के आधार पर सबसे पहले आता है श्राव्य साधन। श्राव्य साधन कहने का अर्थ है वो कानों को जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसे हम कानों के माध्यम से सुनकर हम उससे प्रभावित होते हैं, यानी कि ऐसी कला जिसमें हम केवल सुन सकते हैं, जैसे भाषण, हम उसमें केवल सुन सकते हैं, व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो बातें कही जा रही है उसे हम केवल अपनी कल्पना के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं दृश्य उपकरण, यानी कि दृश्य उपकरण में कौन कौन से आते हैं जिसे हम आँखों से प्रभावित, जिसे हम देख सकते हैं। दृश्य उपकरण में बच्चा जो है वो उससे जल्दी सीखता है। जैसे अगर हम बच्चों को चित्र के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चा उससे जल्दी प्रभावित होता है और उसे एक बार में समझ लेता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर होता है जैसे मॉडल हो गए, 3D मॉडल हो गए या फिर चित्र हो गए। ठीक है, इसके अंतर्गत आदि आते हैं। अब हम देखते हैं श्राव्य दृश्य उपकरण, यानी कि जिसमें हम सुन भी सकते और देख भी सकते हैं, जैसे कि हम लोग नाटक देखते हैं या फिर टेलीविज़न देखते हैं, ये सब के माध्यम से, या फिर वीडियो के माध्यम से जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो दोनों श्राव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट है क्रियात्मक उपकरण, यानी कि क्रियाओं के माध्यम से हम जब बच्चों को कुछ सिखाते हैं उस तब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम हिंदी का कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर कोई हमें नाटक पढ़ाना है, कहानी पढ़ाना है, और उसमें अगर बच्चों को हम नाटक के द्वारा, उन्हीं के द्वारा अगर हम नाटक करवाएं और उनके क्रिया करवा कर सिखाएं तो वो जो है वो क्रियात्मक उपकरण हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बच्चों को अगर हम इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखा रहे हैं, उधर हम जंप बोले तो वो कूद रहे हैं, तो इस माध्यम से सिखाना भी जो हो गया क्रियात्मक हो गया, यानी कि करके सीखना जो है वही क्रियात्मक उपकरण आ जाता है। अब हम देखते हैं प्रौद्योगिकी की तरफ। तो एक है सॉफ्टवेयर, ये जो है एक तरह का प्रोग्राम है। इसमें हम बच्चों को ऐप के माध्यम से या विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से जो है बच्चों को पाठचर्या पढ़ाते हैं, विषय पढ़ाते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं। जैसे कि हम बच्चों को PPT बनाकर दिखाते हैं, या फिर वीडियो भी हो गया जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है यांत्रिक अंग हैं, कंप्यूटर के अंग जो हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हम मान लो ये प्रोजेक्टर के द्वारा या मॉनिटर के द्वारा जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वाइट बोर्ड के द्वारा अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक आकर्षित पढ़ाने का तरीका है, और उसी के कारण बहुत अच्छा ही जो है क्लास में वातावरण बनता है। अब हम संगीत के बारे में जानते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और इसके प्रकार के बारे में। तो संगीत जो है गायन, वादन, नृत्य तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, तीनों का मिश्रण संगीत कहलाता है। संगीत की उत्पत्ति के मत में कहा जाता है कि वेदों में कहा गया है कि सबसे पहले संगीत की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा द्वारा हुई, और ब्रह्मा ने इसे शिव को प्रदान किया, शिव ने सरस्वती को और सरस्वती ने नारद को। उसके बाद नारद ने जो है अप्सरा, गंधर्व आदि को इसे बांटा और प्रदान किया। उसी से फिर ये संगीत जो है हम लोग के पास आई। अब हम कहें फारसी के विद्वान का क्या कहना है। फारसी के विद्वानों का इसके मत में कहना है कि हज़रत मूसा जब एक पत्थर लिया और उसे किसी पत्थर पर मारा तो उस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए और उसी में से 7 स्वर निकले। वहीं से स्वरों की रचना हुई और वहीं से संगीत का विकास हुआ। अब कुछ हम मनोवैज्ञानिकों का मत मानते हैं, देखते हैं। तो फाइटर्स एक मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि संगीत की उत्पत्ति जो है मनोवैज्ञानिक प्रकार से हुई थी। जिस प्रकार बच्चा चलना बोलना स्वतः ही सीख जाता है, उसी प्रकार संगीत की जो उत्पत्ति है वो भी स्वतः ही हुई थी, इनका मानना था।
अब हम आगे बढ़कर देखते हैं भारतीय संगीत का जो वर्गीकरण है उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संगीत का वर्गीकरण 2 भाग में बांटा गया है इसको। पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा है व्यवहारिक संगीत। व्यवहारिक संगीत के भी 2 भाग हैं। चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं शास्त्रीय संगीत। तो जो संगीत में नियम हो, जो संगीत नियमों से बंधा हो और आकर्षक तरीके से बताया जाए, और जो जिसका एक राग वगैरह, आलाप या फिर कहें अवरोह आरोह, ये सब जिसमें अंतर्गत आते होंगे, वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। और उसके जो अर्थ निकलता है वो भी एक सार्थक अर्थ निकलता है, वो शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत के 2 प्रकार हैं, व्यवहारिक शास्त्रीय संगीत है और एक सैद्धांतिक शास्त्रीय संगीत है। तो व्यवहारिक शास्त्रीय संगीत जो है वो पुराने समय में उन लोगों द्वारा गाया जाता था जो संगीतक पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है, पर अधिक ध्यान देते थे, यानी कि संगीत पे उनका मतलब कि फोकस है, फिर संगीत जो उनका था वो पैशन था। इसके व्यवहार अंग में गायन के प्रकार, नृत्य अथवा वादन के प्रकार, गायकी की शैली आदि आ रखते हैं। इसमें नियम तो थे, लेकिन यहाँ पे मतलब कि नियम थे, कम नियम थे, लेकिन ये जो है प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है, एक दूसरे से कॉपी करके जो मतलब इसमें जो है वो लोग ज़्यादा सीखते थे। और सैद्धांतिक जो है ये शास्त्रों से आया है कह सकते हैं, और फिर इसमें संगीत का संपूर्ण शास्त्र आ जाता है। इसे मतलब कि ये पूरा नियम से बंधा हुआ है, और इसमें संगीत के स्वर, सप्तक, घटक आदि आते हैं। शास्त्रीय संगीत का यह लिखित है और नियम में बंधा हुआ है, यानी कि इसका जो भी है नियम वगैरह वो आपको बहुत सारी इसके अंतर्गत पुस्तकें मिल जाएंगी लिखित रूप में, इसका जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर भाव संगीत। भाव संगीत, संगीत में ढोलक के गीत, अल्लाह, भजन, शादी के गीत आदि आते हैं। इसका हम बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, एक लोकगीत जो है जो हमारे गांव घर में गाया जाता है वो आता है। इसमें स्वर, लय और काव्य तीनों का आनंद मिलता है, मतलब हम इसमें काव्य यानी कि ईश्वर भक्ति भी देखते हैं, स्वर भी इसमें होते हैं और लय का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें जो है राग या फिर शब्द की जो शुद्धता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बस वहाँ पे सुटेबल है इसलिए उसको फिक्स कर दिया गया है। इसके भी 3 भाग है, चित्रपट संगीत हो गया, संगीत हो गया, और एक हो गया लोकगीत और भजन, यानी कि चित्रपट संगीत, लोकगीत और भजन, इसके 3 प्रकार हैं। अब हम देखते हैं पहले चित्रपट संगीत क्या है। तो चित्रपट संगीत जिसे गीत का प्रयोग फिल्मों में होता है, जिसे हम कहते हैं रैप या फिर रॉक म्यूज़िक, ये जो है चित्रपट संगीत होते हैं। लोकगीत जो है हमारे लोक जीवन से जो आया है, ठीक है, हमारे गाँव घर में गाया जाता है, वो लोक संगीत है या फिर लोकगीत है। और जैसे हो गया लोरी में गाया जाता है ये सब, ठीक है, झूलन में। फिर भजन हो गया ईश्वर भक्ति के लिए जो संगीत हो, यानी कि ईश्वर को जो समर्पित किया जाता है, जो मीरा द्वारा गाया गया, कबीर या फिर दास जो कहते हैं उनके द्वारा गाया गया हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय प्रमुख लोक नृत्य जो है उसके बारे में। तो लोक संस्कृति की मिट्टी से जन्मे नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है, यानी कि जिस भी क्षेत्र से कोई लोक नृत्य अगर उभरा अपनी संस्कृति को ले करके, तो वो जो लोक नृत्य उसी जगह का कहलाएगा। इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। भारतीय प्रत्येक राज्य में विभिन्न विभिन्न लोक नृत्य प्रचलित है। इसमें जो है कि किसी भी प्रकार का नियम, ये सब का बंधन नहीं होता है, और हर जगह आपको जो है भारत में हर राज्य की अपनी अपनी लोक नृत्य आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक राज्य के तो बहुत सारे लोक नृत्य भी देखने को मिले हैं, जैसे कि हो गया रासलीला, होली नृत्य, थाली नृत्य, भांगड़ा जो कि पंजाब का है, बिहू हो गया जो ये असम का है, कठपुतली नृत्य हो गया ये राजस्थान का, ठीक है, आदि घूमर जैसे राजस्थान का आदि नृत्य, ऐसे हैं लोक नृत्य। अब हम देखते हैं भारत के विभिन्न नृत्य शैलियाँ क्या क्या हैं। तो अगर हम नृत्य शैलियों की बात करें तो जैसे कि हो गया कथक, नटवरी नृत्य जो है उत्तरी भारत का नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य जिसे कह सकते हैं, बहुत पौराणिक है जो आया है। ये जो कथक है वो कथक वर्ड जो है वो कथा वर्ड से आया है, ठीक है। और इसका जो है कि पहले के लोग जब कुछ भी बात को कहना रहता था तो वो नृत्य की कथा के माध्यम से कहते थे, जिसमें जो है नृत्य को ऐड करके कहते थे, तो उसी से कथा से कथक बन गया, ठीक है। इसमें तांडव और लास्य जो है इसके 2 प्रकार हैं। इसके बारे में कहा गया तांडव जो वह शिव द्वारा नृत्य करते थे, उनसे तांडव, और लास्य जो पार्वती द्वारा किया गया शिव को प्रसन्न करने के लिए, वो है। अब आता है भरतनाट्यम जो दक्षिण भारत का है, मद्रास यानी कि तमिलनाडु में ये नृत्य जो है वो प्रचलित है, और वहीं का ये लोक नृत्य है, तो ये भी बहुत पौराणिक माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम कथकली नृत्य, ये जो है कर्नाटक और केरला का नृत्य है, और ये प्राचीन है, और इसमें पुरुष प्रधान ये जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान है। इसमें मेन जो है आपका एक्सप्रेशन और भावों का जो है वो बहुत मेन रोल है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही मेन रोल जो इसका मेकअप और भावों का ही होता है और एक्सप्रेशन का ही होता है। अब हम देखते हैं गीत और लोकगीत के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं गीत। तो स्वर और तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं, यानी कि जब कोई स्वर को अगर हम तालबद्ध कर दे शब्दों को तो फिर वो जो है वो गीत कहलाते हैं।
गीत के शब्द सार्थक निरर्थक दोनों होते हैं। इसमें मतलब हर प्रकार का जो है वो शब्द का प्रयोग किया जाता है। भजन, ठुमरी, ख्याली आदि इसके प्रकार हैं। अब हम देखते हैं गीत के प्रकार। तो गीत के जो प्रकार है वह ध्रुपद, धमार, ख्याल, होली, भजन, ठप्पा आदि हैं। अगर हम ध्रुपद की बात करें, ध्रुपद की उत्पत्ति जो इसके बारे में पता नहीं है, इसे मर्दाना गीत कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है अकबर के दरबार में तानसेन के द्वारा ही गाया जाता था। और ये जो है गंभीर प्रकृति का गीत है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो धमार है वो प्राचीन प्रकार गीत है ये भी। और अधिकतर जो राधा कृष्ण गोपियाँ होली गीत जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। इसे होरी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं उसके बाद ख्याल। तो ख्याल जो है फारसी शब्द जो है कल्पना, उससे आया है। इसमें जो है गायक की जो कल्पना है उस पर विशेष महत्व है। इसमें जो है आपको अपने भाव द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। मतलब गायक जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है सभी अलंकारों, आलाप, तान वगैरह आदि को लेकर के, नियमों को लेकर के, उसे तो उल्लंघन नहीं करता, ठीक है। ये भी नियमों से पूरा बंधा हुआ है। ख्याल में जो है वो स्वर और गले की सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया है। अब क्या देखते हैं होली। इसमें भी जो है वो कृष्ण और ब्रज भाषा जो है उससे संबंधित है और कृष्ण लीलाएं जो है उससे संबंधित है। ये भी भजन और गीत जो है, जिन लोकगीत में ईश्वर की वंदना होती है वो भजन गीत कहलाते हैं। इसमें कई आपको कविताएं वगैरह मिल जाएंगी। और ठप्पा जो है वो पंजाब में अधिक मिलता है, या फिर आपको उत्तरी जो है यूपी उधर मिल जाएगा। आदि जगह में श्रृंगार रस जो है उसका प्रधान है। अब हम देखते हैं लोकगीत, यानी कि लोकगीत की परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में। सामान्य लोक जीवन की भूमि में अचिंतनीय रूप से अनायास हो फूट पड़ने वाले मनोभाव की लयात्मक अभिव्यक्ति ही लोकगीत कहलाती है। यानी कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जब कोई मतलब कि कोई भी लोकल एरिया में और उसकी लोकल लैंग्वेज में जब कोई अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता है अनायास ही, ठीक है, अपने भावों को व्यक्त करता है और एक उसे एक लय यानी कि राग वगैरह को जोड़ देता है, तो वो जो लोकगीत कहलाते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो है सामान्य भाषा में होती है, उसके आसपास के जो लोग हैं उन्हें समझ में आती है। लोक भाषा को ये सुरक्षित रखती है, यानी कि बोलियां जो हैं उसे सुरक्षित रखती है। स्वतंत्र और छंद, इसके छंद होते हैं, इसके छंद जो है वो नियमों से बंधे नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इसकी जो कठोरता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें बार बार संख्याओं का प्रयोग होता है, भाव शब्द की पुनरावृत्ति होती है। और ये जो गीत हैं वो तीज त्योहार, शादियों आदि में गाए जाते हैं। अब हम देखते हैं ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि जो है इसके दो भाग हैं। एक कर्कश ध्वनि जिसका संगीत में प्रयोग नहीं होता, और एक है मधुर ध्वनि जिसका संगीत उपयोगी है, यानी कि संगीत में उपयोग होता है। तो मधुर ध्वनि के दो भाग हैं, अनाहत और आहत। तो पहले अगर हम बात करें अनाहत की, अनाहत जो है वो 3 प्रकार से निकलते हैं, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति और नाद का ऊंचा नीचापन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाद का अर्थ क्या है। तो जो ध्वनि संगीत में उपयोगी होती है उसे हम नाद कहते हैं। नाद ही जो है वो संगीत का आधार माना जाता है। इसके बिना संगीत जो है वो नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, ठीक है, नहीं गाया जा सकता। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मधुर ध्वनि जो है वही नाद है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहला नाद यानी कि मधुर ध्वनि जो है अनाहत, उसके बारे में। तो जो ध्वनि जो है वो आहत करने से निकले, ठीक है, किसी चीज़ के चोट करने पे निकले, तो वो जो ध्वनि उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे आहत नाद। तो इसके 3 प्रकार हैं। एक हो गया बांसुरी, जिसमें हम हवा के द्वारा आघात करते हैं, यानी कि हवा उसमें से आती जाती है, तो वो हो गया। दूसरा है वस्तु से वस्तु टकराना, जैसे कि तबला, हाथ से हम तबला बजाते हैं, या फिर किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पे, जैसे कि सारंगी या फिर गिटार, ये सब जो है आदि आते हैं इसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि अभिनय या नाटक जो है उसका क्या अर्थ है, उसकी विद्या क्या है, ठीक है। अभिनय द्वारा किसी बात, सत्य घटना, कहानी आदि को प्रदर्शित करना ही नाटक कहलाता है। यानी कि अपनी भावनाओं को या फिर किसी घटना को अभिव्यक्त करना किसी अभिनय के द्वारा व्यक्त करना ही नाटक कहलाता है। पुराने ज़माने में नाटक ही एक साधन था लोगों को बातें बताने का आसान तरीके से, ठीक है, और एक मनोरंजक ढंग से। लोक नाटक के अंतर्गत वह कथाएं आती हैं जो परंपरागत रूप से ग्रामीण, धार्मिक, पौराणिक आदि घटना पर आधारित हो, और इसमें लोक नृत्य और लोकगीत का प्रयोग होता है ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके और जो भी अभिव्यक्ति कही जा रही है उसे हर व्यक्ति तक वो पहुँचे, ठीक है। अब आता है अभिनय के 5 अंग के बारे में। तो मुख मुद्रा यानी कि मुख, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो, शरीर भंगिमा, शरीर का चाल चलन, गति यानी कि कितना टाइम लग रहा है, वाणी यानी कि आपकी बोली, और वेग यानी कि आपका टाइम, और जो है वो मैनेज होना चाहिए आपका डायलॉग के साथ, ठीक है, जब कौन सा टाइम पे कौन सा डायलॉग बोलना है वो। इसके प्रमुख जो है अंग हैं। तो हम थोड़ा सा इसका इतिहास देख लें। तो नाटक का जो इतिहास है इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। आज से 5000 साल पुराना
जो इसे माना जाता है और इसका उपयोग बहुत ही प्राचीन है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।